दोस्तों इस समय जबकि अमेरिका की ओर से बहुत तैयारी हो रही है बड़े आक्रमण की, बहुत बड़े आक्रमण की, जिसमें डिएगो गार्सिया से बी-1, बी-2, बी-52 बॉम्बर्स के इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। जी हाँ, बी-1, बी-2, बी-52 बॉम्बर्स के इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, लेकिन ईरान और इज़राइल के अटैक एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों से जारी हैं और उसमें जो डैमेज होना है वो भी हो रहा है। मोदी की मुलाकात भी हुई है और ट्रम्प से खास तौर से टेलीफ़ोन पे बात हुई है 35 मिनट की। लेकिन उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी जिसको दोहराया जाए कि वही पुरानी बातें हैं। और साथ में जनरल मुनीर को ट्रम्प ने दोपहर को बातचीत के लिए बुलाया है। शायद चाय, नाश्ता, पानी जो भी होगा वहाँ पे खाना भी हो सकता है। तो ये एक स्ट्रेंज किस्म का विषय है जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति किसी एक कंट्री के आर्मी जनरल को बुलाते हैं और उसको वेलकम करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, कि पाकिस्तान को शायद एक बेस बनाया जा सकता है ईरान के ऊपर अटैक का, और पाकिस्तान के जो एयर बेसिस हैं उसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका को एयर बेसिस चाहिए। तो ईरान को घेरने के लिए चारों साइड से जरूरी है कि वो पाकिस्तान की मदद भी ले। शायद इसीलिए मुनीर को वहां स्पेशल इनविटेशन दिया है, जो इस समय अमेरिका में है। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ चीजें तो बहुत क्लियर हो गई हैं कि हॉर्मस की स्ट्रेट बिल्कुल बंद होने के कगार पर आ गई है और एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। लेकिन अभी जब मैं इस समय 10:35 हुए तो अभी की सबसे बड़ी खबर क्या है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। आप सुनकर चौंक जाएंगे, दिल थाम कर बैठिए। ईरान ने एक वीडियो जारी किया है। ईरान ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी किया है आईआरजीसी ने, और उसका अर्थ आप पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं उस वीडियो का फोटोग्राफ, जो मेन थीम है, मैं उसे आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। ये मुझे नहीं पता ये धमकी है, मुझे नहीं पता ये रियलिटी है, मुझे नहीं पता ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है, मुझे नहीं पता ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन जो वीडियो जारी किया गया है वो बहुत चौंकाने वाला है, और उसकी थीम में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है, बल्कि 2 वर्ड लिखे हैं। चलिए खुद ही देख लेते हैं, मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगा। ये है उसका थीम, मे बी। मे बी का मतलब ये एटम बम की फोटो है, ये भी बता दूं मैं आपको। लेफ्ट में जो फोटोग्राफ दिया गया है ये एटम बम की फोटो है। ऊपर शायद पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखा है सेम चीज, और नीचे इंग्लिश में लिखा है ताकि पूरी दुनिया उसे अंडरस्टैंड करे, मे बी। इसका मतलब है कि पहली बार ईरान ने, बल्कि आईआरजीसी ने कहा जाए, खुलेआम ये घोषणा की है कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी कि इसमें ये नहीं लिखा कि ये एटम बम है, इसमें ये नहीं लिखा कि मैं एटम बम गिराने जा रहा हूं, इसमें ये नहीं कहा कि मैं कब करने जा रहा हूं, कोई नहीं लिखा। सिर्फ 2 वर्ड हैं, सिर्फ 2 वर्ड हैं इसमें, मे बी। और ये मे बी वर्ड चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में एक सिहरन फैल गई है। देखिए, मोहब्बत और जंग में कुछ भी हो सकता है, इस बात को आप भी समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो मे बी वर्ड है, मुझे लगता है कि ये तो मेरे भी दिमाग में नहीं आया होगा कि 2 शब्दों के अंदर, सिर्फ 2 वर्ड्स के अंदर अपनी पूरी थ्रेटनिंग को, अपने पूरे के पूरे क्या कहते हैं, धमकी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। और शायद ये दोनों वर्ड भी हिस्ट्री के जो पन्ने हैं, ये उसके अंदर भी दर्ज हो गए हैं आज। मे बी हमें समझना होगा कि ये मे बी क्या है। ये मे बी वही है, साथ में फोटोग्राफ दिखा दिया गया है, इसमें कुछ भी अब छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पर्दे के पीछे है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो क्या ईरान के पास वो कैपेबिलिटी थी? क्या ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है जिसके द्वारा वो कहे कि मे बी, कि मैं एटम बम का अब अल्टीमेट वेपन का यूज कर सकता हूं इजराइल के ऊपर या किसी अमेरिकन बेस के ऊपर? अब जबकि व्हाइट हाउस के अंदर
आज मीटिंग होने जा रही है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं ताकि लोग देखते रहें। व्हाइट हाउस के अंदर मुनीर साहब की मीटिंग है, जनरल मुनीर की मीटिंग है ट्रंप साहब से। सबसे पहली बात तो एक बड़ी हैरानी की बात है कि सुबह आज मोदी ने 35 मिनट बात की ट्रंप से टेलीफोन के ऊपर। वो क्रोएशिया जा रहे थे वहां से, और उसमें वही पुरानी घिसी पिटी बातें, कुछ भी नहीं है। लेकिन ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। वो तो दूसरे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी टाइम नहीं देते हैं, लेकिन इस वक्त वो टाइम क्यों दे रहे हैं जनरल मुनीर को? वो भी ऑलमोस्ट समझो, कुछ लोग कह रहे हैं कि खाने पे बुलाया दोपहर को, कुछ कहते हैं कि चाय नाश्ते पे बुलाया है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रंप ने इन्वाइट किया है उनको बातचीत के लिए। इसका मतलब ईरान को क्या कहते हैं कि ईस्टर्न सेक्टर से भी घेरने की इस समय तमन्ना पैदा हो गई है। बाकी बेसिस तो हैं। क्या पाकिस्तान के एयर बेसिस भी ईरान के खिलाफ यूज किए जाएंगे? क्या मुनीर को आईने में इसलिए उतारा जा रहा है? सोचने वाली बात है। ट्रंप की मीटिंग एक सेना अध्यक्ष से, एक मिलिट्री जनरल से दूसरे देश के, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये आज तक कभी हुआ नहीं है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कभी किसी छोटे एक देश के किसी एक आर्मी जनरल से मिले। तो क्यों मिलेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अंदर खिचड़ी बन रही है इस टाइम, और जो खिचड़ी पकाई जा रही है वो बहुत भयंकर है। दूसरी बात, ये सारे के सारे जो इक्वेशंस जो ट्रंप इस टाइम सेट कर रहा है, B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर्स, या साथ में जिसे कहते हैं B-52 बॉम्बर्स, डिएगो गार्सिया से जो आएंगे, जो मॉरिशस से थोड़ी सी दूरी पर हैं और 6 घंटे की उड़ान के बाद आएंगे, या बाकी बेसिस के ऊपर F-35 और भेजे गए हैं, या 30 ऑयल टैंकर्स भेजे गए हैं। क्या ये प्रेशर डालने के लिए कि सरेंडर कर दो? क्या वास्तव में ही अमेरिका कूदेगा इसके अंदर? लेकिन मैंने कल रात को आपसे एक बात कही थी। वो बात मैंने ये कही थी कि अगर अमेरिका इसमें कूद जाता है तो इसका मतलब उसके 2 मोर्चे खुल गए। यूक्रेन में उसका पैर फंसा पड़ा है, और अब ईरान में उसका पैर फंस गया तो पूरी तरह से फंसेगा। और उसके बाद चीन ताइवान पर हाथ लगाकर बैठा है। चीन ताइवान पर हाथ लगाकर बैठा है। कब हमला करके उसको उड़ा के ले जाएगा पता नहीं लगेगा। क्या अमेरिका तीसरा मोर्चा खोल सकता है? ये देखो, दुनिया में बदलते हुए इक्वेशंस जो हैं, इनके ऊपर सोचने की जरूरत है। और अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर, वॉर रूम के अंदर ये बातें चल रही हैं कि क्या हमें दूसरे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पैर डालने चाहिए, क्योंकि ईरान कोई अफगानिस्तान नहीं है जिसके पास प्रॉपर आर्मी नहीं थी, तो भी 20 साल बाद उनको भागना पड़ा। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हो रही है कि इस समय ईरान डर नहीं रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। वो खौफजदा नहीं है, वो जवाब दे रहा है, और वो घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ये उसकी एक अच्छी बात है। ये और बात है कि वहां पर जो आयतुल्लाह खमनई का जो इस्लामिक रिजीम है वो शायद अनपॉपुलर है, वो पॉपुलर नहीं है, और आधे से ज्यादा लोग ऐसे हो सकते हैं जो आयतुल्लाह खमनई को पसंद नहीं करते हैं। तभी मैं कई दिनों से लगातार कह रहा हूं कि ईरान को बदलना होगा, ईरान को ज्यादा आजादी देनी होगी लोगों को, और अगर नहीं देता तो फिर लोगों की नफरत बढ़ जाती है, सत्ता पलट हो जाती है, सत्ता पलट भी हो जाता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्टीमेटली अगर ईरान को बहुत पुश बैक किया जाएगा तो क्या मे बी फिर से ये पिक्चर में आता है। मे बी इसका मतलब है कि शायद उसके पास एटम बम्स हैं और वो उसका इस्तेमाल करना जानता है। इसके आगे जो दूसरा वेपन जो इस्तेमाल किया गया है आज, 3 जहाज हॉर्मस की खाड़ी में धू धू करके जल रहे हैं, धू धू करके जल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ईरान ने हिट किया, कुछ ने कहा कि आपस में टकराए हैं, कुछ का कहना है कि ये दरअसल इजराइल और अमेरिका की चाल है जो जहाजों के ऊपर हमले कर रहे हैं, टैंकर्स पे। अमेरिका शायद गल्फ को कमजोर करना चाहता है, मैं आपको पहले बता दूं। इजराइल भी गल्फ को कमजोर करना चाहता है, यानी कि ये जो 8 देश हैं, कौन से 8 देश जो आपके सामने अभी हैं, 7-8 देश जो हैं, इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी, कतर, यूएई, ओमान, अगर अमेरिका, इजराइल इनकी तेल की पाइपलाइन काट देते हैं और यहाँ जहाजों को आना जाना बंद हो जाता है तो इन देशों की कमर टूट जाती है, तो इन देशों की कमर टूट जाती है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है नहीं पता। जहां तक ये इस खाड़ी की बात है तो सिर्फ मैं आपको बताऊं कि स्टेट ऑफ दो समझो रेलवे लाइन है, इसमें इस लोग इसमें से वो आते हैं, जहाज आते हैं जाते हैं। और अब यहाँ पर पहली बार देखा गया है कि जहाँ पहले इतना कंजेशन नहीं होता था सुएज कैनाल की तरह, अभी कंजेशन हो गया है यहाँ पर।
3 जहाज़ों में आग लगी हुई है पूरी तरह से टैंकर्स के अंदर। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि उसको ईरान ने हिट किया है या आपस में टकराए हैं या इज़राइल अमेरिका ने हिट किया है, ये नहीं पता लग रहा है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर अब खतरा बिल्कुल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के भी एक्चुअली 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा वो है जो ईरान के कब्जे में है और एक जो अंतर्राष्ट्रीय हिस्सा है। ये मे बी को मैंने फिर से यहाँ से दिखाया है। ये बीच की एक लाइन देखेंगे, ये जो क्या कहते हैं कि हॉर्मज़ की खाड़ी जो है, तो आप देखेंगे ऊपर का जो हिस्सा है, एक लाइन बीच में आ रही है, उसका ऊपर का हिस्सा ईरान का हिस्सा है और उसका जो नीचे का हिस्सा है वो अंतर्राष्ट्रीय हिस्सा है और उसमें से काफ़ी जहाज आते चले जाते हैं। अब टोटल मिला के 15 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ से है तो 31 किलोमीटर टोटल, लेकिन जो चैनल की दूरी है सिर्फ 15 किलोमीटर की है और जब जहाज एक दूसरे के पास से गुजरते हैं एक दूसरे की उल्टी डायरेक्शन में, तो उनके अंदर जो दूरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर की है। यानी कि 2 किलोमीटर दूर से जहाज उधर जा रहा है और 2 किलोमीटर दूर से जहाज इधर आ रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि नेगोशिएटिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ रिक्वायर्स मास्टरी नॉट जस्ट ऑफ नॉटिकल चार्ट्स बट आल्सो ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड मडी इंटरनेशनल लॉ governing right of passage through the shipping lane. The strait is regulated by the UN Convention on the Law of Seas of 1982. ईरान ने साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया, यानी कि वो उसका सिग्नेटरी नहीं है अभी भी। America has not signed it. Iran argues that only states party to the convention shall be entitled to benefit from the contractual rights created. यानी कि जो भी यहाँ से गुजरेगा वो मुझे पैसे दे के जाएगा, ये ईरान कहता है, लेकिन अभी तक पैसे कोई नहीं देता है। ये यहाँ पर फिर से मैंने वो चित्र यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। अब रही बात, ये में भी जो है अब शायद हमारा बहुत बड़ा सवाल बन गया है। मुझे लगता है कि हमें अब सोचने की जरूरत होगी कि हम किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। दुनिया में जो बड़ा क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, वो भी सामने आएगा और जैसे कि मैंने कल भी कहा, सुबह के शोज में कहा कि 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या अमेरिका वास्तव में पिक्चर में आएगा? क्या अमेरिका वो बड़े वाले क्या कहते हैं कि कुछ GBU 57 टाइप के बंकर बस्टर बम्स जो कि 60 मीटर तक नीचे जाके डैमेज कर सकते हैं, वो उसको देगा, जिसे मदर ऑफ ऑल बम्स कहते हैं? मुझे नहीं पता क्या होने जा रहा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग पिक्चर है। एक बात मैं तय तरीके से कह सकता हूँ कि इजराइल ईरान से परेशान हो चुका है। इजराइल ईरान से परेशान हो चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल के पास इस टाइम सिर्फ 1800 मिसाइल्स और बची हैं, टोटल मिला के ओनली 1800 मिसाइल। तो इजराइल का जो स्टॉक पाइल है वो खत्म होने जा रहा है। ईरान का स्टॉक पाइल भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा और 2000 मिसाइल का होगा, 3000 मिसाइल का होगा। तो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बहुत कमी होगी और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये कहा जा रहा है कि 10 दिन और वॉर चल सकती है, जो दोनों के पास वेपन्स हैं, फिर दोनों को ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि और मिसाइल्स बनाने में फिर आपको टाइम लगता है। अब रही बात की भाई ये जो ऑयल टैंकर्स की जो अभी आग लगी है, ये ऑयल टैंकर्स को हुआ क्या है? जो कोलिजन हुआ है आपस में, क्या ये कोलिजन हुआ है या इनके ऊपर अटैक हुआ है या फिर ये कहा जाए कि इसके ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक कर दिया है? लेकिन लगता है कि वहां पर कभी जैमिंग नहीं होती थी, जहाजों का जैम नहीं होता, आते रहते जाते रहते सुएज का। लेकिन पहली बार देखा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर जैम हो गया है और शायद अगर ये जरा सी आग और भड़की तो ये पूरा का पूरा जो खित्ता है, ये जो ऑयल का जो कारोबार है, ये वहां पर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, आखिरी बात, और वो बात है क्या मे बी क्या अगर ईरान को बहुत ज्यादा पुश बैक किया और ज्यादा पुश बैक किया अमेरिका ने और वो GBU 57 का बॉम्ब गिराया फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे, तो क्या मे बी, ये आज सुबह की खबर है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मे बी, इसका मतलब अगर ये मे बी हो गया तो फिर इस दुनिया को भगवान ही बचा।